नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है हेलो द क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए थर्ड ईयर में फाउंडेशन कोर्स में व्यक्तित्व विकास। एक सब्जेक्ट मात्र आपका छूट गया था, व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण वाला फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। आइए शुरुआत करते हैं। और हाँ, सॉरी दोस्तों, विक्रम यूनिवर्सिटी का आज पेपर होने जा रहा है 3 बजे से, और मैं क्लास दे रहा हूँ आपको 1:30 बजे, है ना। तो थोड़ा सा आप यार, थोड़ा आप लोग अगर पहले नोटिफाई करवा देते ना तो मैं क्लासेस को पहले भी ले सकता था इसको, बट आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, मौन धारण कर लिया था। तो मैं मुझे भी अब एक्चुअल में इतने सारे सब्जेक्ट है तो पता नहीं चल पाया था। लेकिन अब शुरुआत कर रहे हैं लास्ट टाइम में, जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है इस वीडियो को देख जाइए। 15-20 मिनट का वीडियो होगा मात्र ये। इस टाइम में भी 50 क्वेश्चन में टॉप कैटेगरी वाले आपको दे रहा हूँ। लास्ट टाइम में भी अगर आप देख रहे हो ना तो बहुत बेनिफिट इन क्वेश्चनों से मिलने वाला है आप लोगों को। वो जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है वो इत्मीनान से इसकी तैयारी कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस टॉप मॉडल पेपर की, टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। चलिए शुरुआत करते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में पर्सोना का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं मुखौटा होता है। क्या होता है दोस्तों? मुखौटा। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, है ना। ऑप्शन सा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या होता है? व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संगठन। ठीक है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक व्यक्तित्व विकास का संगठन कहलाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न पे थोड़ा स्पीड से बढ़ूंगा क्योंकि अभी विक्रम यूनिवर्सिटी वाले बच्चे अभी ना एग्जाम सेंटर के बाहर ही खड़े हुए, बाहर खड़े होकर के बहुत सारे अभी लेक्चर देख रहे हैं, है ना। तो चलिए थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे। अंतरस्रावी ग्रंथियां व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली कौन सी प्रकार की कारक होती है? सामाजिक, अनुवांशिक, सांस्कृतिक या उपर्युक्त सभी? तो याद रखिएगा, अंतरस्रावी ग्रंथियां जो होती है ना वो अनुवांशिक होती है। कौन सी दोस्तों? अनुवांशिक होती है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था। व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम, वृद्धि, व्यक्तिकृत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अधिगम एवं वृद्धि। क्लियर है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी कहलाती है? अधिगम कहलाती है और वृद्धि वाली कहलाती है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 को है, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं? सिगमंड फ्राइड ने जो है व्यक्तित्व के कितने दोस्तों? 3 अंग बताए हैं। ऑप्शन बा क्लियर सही हो जाएगा। अगला है, किसी भी व्यक्ति के चरित्र के विषय में हमें किस से जानकारी मिल सकती है? किसी के चरित्र के विषय में, उसके विचारों से, उसके वचनों से, जो बोलता है, व्यवहार से, उपरोक्त सभी सभी से मिल जाएगा। क्लियर है, सभी से जानकारी मिल जाएगी उसकी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा समग्र चरित्र किस से परिलक्षित होता है? तो हमारा पूरा जो चरित्र होता है वो शिक्षा से, पहनावे से, व्यक्तित्व से या आर्थिक स्थिति से किससे होगा दोस्तों? तो हमारे व्यक्तित्व से। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, स्वार्थ वाला शामिल नहीं है। ऑप्शन सा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से बढ़ रहा हूँ दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अभी है ना, अभी मैंने आपको बताया ना बच्चों को बहुत जल्दबाजी है अभी। तो चलिए शुरू फिर से। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारा पूरे 50 क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। हमारा चरित्र किसके विकास का आईना होता है? सामूहिक, दैनिक, शारीरिक या आध्यात्मिक विकास का? तो हमारा जो चरित्र होता है दोस्तों वो हमारे आध्यात्मिक विकास का एक आईना कहलाता है, इसलिए ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन परंपरा में शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य किसे माना जाता है? चरित्र निर्माण को, समग्र व्यक्तित्व को, आ बा दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा, चरित्र निर्माण और समग्र व्यक्तित्व। क्लियर है, ऑप्शन सा यहां सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्नमय कोश को किसका आधार माना गया है? अन्नमय कोश को, प्राणायाम को, मनोनय विज्ञान में या उपरोक्त सभी? तो प्राणायाम को। ठीक है, प्राणमय को अन्नमय कोश का आधार माना जाता है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। ऑप्शन आ सही होगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन द ये गलत जा रहा है, ऑप्शन द गलत जा रहा है। ऑप्शन आ सही होगा, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में। ठीक है, अन्नमय कोश। थोड़ा सा डाउट इसमें हम बोल सकते हैं। तो ठीक है, जिनका देखिए अभी यूनिवर्सिटी, जिनका एग्जाम अभी हाल ही में होने जा रहा है ना, आज होने जा रहा है, इस प्रश्न को थोड़ा सा आप डाउट में रखिएगा, प्रश्न नंबर 11 को। और मैं अभी तुरंत इसके लेक्चर के तुरंत बाद में इस प्रश्न को ठीक करवा दूंगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस कोश को बुद्धिमय कोश भी कहा जाता है। बुद्धिमय कोश, इस कोश को, कौन से कोश को? मनोमय, मनोमय, विज्ञान में, अन्न में या प्राण में? इस कोश को बुद्धिमय कोश भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विज्ञानमय कोश को। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अन्नमय कोश का संबंध किससे होता है? किससे हो? शरीर से, मन से, बल से या ऊर्जा से? तो अन्नमय कोश का जो संबंध होता है वो होता है शरीर से। क्लियर है। अगला प्रश्न है, किसके माध्यम से प्राण शक्तियां हमारे भीतर कार्य करती है? किसके माध्यम से? रक्त संचार के माध्यम से, हृदय गति, श्वसन या इंद्रियों के माध्यम से? तो याद रखिएगा, प्राण शक्तियां किसके माध्यम से? तो इंद्रियों के माध्यम से हमारे भीतर कार्यरत रहती है, अपनी प्रोसेस कंटिन्यू करती है। अगला प्रश्न है, प्राण का स्थान कौन से चक्र में माना जाता है?
अनाहत, मणिपुर, आज्ञा या मूलाधार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आ, अनाहत। ठीक है, अगला प्रश्न है किस कोश में अहंकार व 5 कर्मेंद्रियां हैं? किस कोश में अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां होती है? अन्न में, मनो में, शरीर में या विज्ञान में? तो इसमें याद रखिएगा ऑप्शन बा, मनोमय में ये 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां कार्य करती है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य हमारे अपने सारे निर्णय किसके आधार पर लेता है? मन, बुद्धि, अहंकार या विचार? तो बुद्धि के आधार पर, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके मंद होने पर जीवन नहीं चल सकता? तो बुद्धि के मंद होने पर हमारा जीवन नहीं चल सकता, ऑप्शन बा यहां पर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आनंदमय कोश के गुण कौन कौन? संपूर्ण, करुणा, सुख, प्रेम या उपरोक्त सभी? तो आनंदमय कोश के गुण कौन से होते हैं? ये सभी, करुणा, क्लियर है, करुणा, सुख और प्रेम सभी होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं आनंदमय कोश को उपनिषद में क्या कहा जाता है? आनंदमय कोश को उपनिषद में दोस्तों भौतिक शरीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण है? वृद्धि एवं विकास का, तो शारीरिक विकास, मानसिक, नैतिक या सामाजिक विकास? तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, मानसिक विकास में ही वृद्धि और विकास का प्रथम चरण होता है। निम्न में से कौन सा? तो मानसिक विकास में। अगला प्रश्न थकावट और बीमारी कैसे कारक मुख्य रूप से किसको प्रभावित करती है? तो थकावट और बीमारी किसको प्रभावित करेगी? तो बच्चे के शारीरिक विकास को, या बच्चे के संवेगात्मक या संकल्प शक्ति को, या आत्म विकास को? तो शारीरिक विकास को, ऑप्शन बा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालक का कौन सा विकास अध्यापक और विद्यालय द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? तो कौन सा? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक? तो दोस्तों मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक ये सब तो जो है विद्यालय के द्वारा प्रभावित, विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। शारीरिक विकास विद्यालय द्वारा प्रभावित ना के बराबर होता है। ठीक है ना, ऑप्शन आ यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 6 वर्ष की उम्र से, 8 वर्ष की आयु से, 11 वर्ष की आयु से, 15 वर्ष की आयु? तो सही मायने में अगर देखा जाए, हालांकि कुछ रिसर्च का मानना है कि 6 वर्ष की आयु से ही बच्चे का तर्क और जिज्ञासा वाला जो पार्ट होता है ना, वो विकास करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन वास्तविक स्थिति अगर देखी जाए तो 11 वर्ष की, अधिकतम मान्यताओं के आधार पर अगर देखा जाए तो 11 वर्ष की आयु से यह विकास प्रारंभ होता है, इसलिए ऑप्शन यहां पर साफ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? मानसिक, सामाजिक, शारीरिक या नैतिक? तो दोस्तों याद रखिए अवधारणाओं का जो विकास होता है वो मानसिक विकास का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है पतंजलि के अष्टांग योग में अहिंसा और सत्य को किस में शामिल किया गया है? यम, नियम, धारणा और ध्यान? तो यम में इसमें उसको शामिल किया गया है। ठीक है, यम में किसको? अहिंसा और सत्य को। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है नियम में शामिल है संतोष, तप, स्वाध्याय या ये सभी? तो नियम में जो है ये सभी शामिल होते हैं, संतोष, तप और स्वाध्याय। अगला प्रश्न लेते हैं अष्टांग योग का तीसरा अंग। ये सारे सारे क्वेश्चन जो अभी तुरंत पेपर देने जा रहे हैं ना, एग्जाम में आपको जो सामने आएंगे ना, तो तुरंत आप इनको पहचान जाओगे, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। लास्ट टाइम आप रिवीजन लगा के जा रहे हो इसलिए। अगला प्रश्न है अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा होता है? शासन, आसन, माफ कीजिएगा, आसन, प्राणायाम, समाधि या फिर यम? तो कौन सा होगा दोस्तों? आसन। यानी अष्टांग योग का तीसरा अंग आसन होता है। अगला प्रश्न लेते हैं संतोष का अर्थ शांति, संतुष्टि जो प्राप्त है उसी में खुश रहना या स्थिरता? तो दोस्तों वैसे तो देखिए शांति, संतुष्टि ये भी इसका होगा, लेकिन एक सर्वोच्च अगर ऑप्शन हम देखें संतोष का, संतुष्टि का, तो जो अभी तक हमें प्राप्त हुआ है उसमें खुश रहना ही वास्तविक संतोष कहलाता है, इसलिए ऑप्शन सा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धैर्य का अर्थ क्या होता है? चुप्पी साधे रहना, शांत रहना, नम्रता या उपर्युक्त सभी? तो धैर्य का मतलब होता है क्या रहना? शांत रहना। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? तो प्रजातंत्र का मतलब होता है स्वाधीनता या लोकशाही? तो लोकशाही। अगला प्रश्न लेते हैं, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत है क्या है? भारत स्वाधीन राष्ट्र है, प्रजातांत्रिक देश है, संघीय राष्ट्र है, उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों भारत जो है स्वाधीन राष्ट्र भी है, प्रजातांत्रिक देश भी है और संघीय राज्य भी है, इसलिए उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, लोकमान्य तिलक ने, महात्मा गांधी ने या सरदार भाई पटेल ने? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्लियर है। अगला प्रश्न है वसुदैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? कि पूरा संसार हमारा एक परिवार है, और इसलिए ऑप्शन यहां पर बा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है G20 सम्मेलन का मुख्य सूत्र वाक्य क्या था? G20 सम्मेलन का वसुदैव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार एक भविष्य। जी हाँ, तो दोस्तों वसुदैव G20 सम्मेलन का मुख्य सूत्र वाक्य जो था वो एक धरती एक परिवार और एक भविष्य था, ऑप्शन बा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उच्च नैतिकता का लाभ क्या है? आत्मविश्वास, दृढ़ता, स्वाभिमान या फिर ये सभी?
तो उच्च नैतिकता का मतलब होता है ये सभी आत्मविश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए और स्वाभिमान भी होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नैतिक मूल्यों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक होते हैं? तो सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक मूल्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य या फिर ये सभी। तो नैतिक मूल्यों को कौन कौन प्रभावित करते हैं दोस्तों? तो ये सभी प्रभावित करते हैं। सामाजिक संबंध भी करते हैं, सांस्कृतिक मूल्य भी करते हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे नैतिक मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राणायाम क्या योगाभ्यास है, श्वास प्रक्रिया है, योगासन है या फिर ये सभी है? तो दोस्तों प्राणायाम जो होता है वह हमारे सांस की एक प्रक्रिया होती है, इसलिए बात सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राणायाम के भेद 2, 3, 5 या फिर 8? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। कितने? 8 भाग होते हैं प्राणायाम के, 8 अलग अलग स्टेप होती है। अगला प्रश्न है, कर्मयोग का उपदेश दिया था, किसने दिया था कर्मयोग का उपदेश? आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण ने दिया था कर्मयोग का उपदेश। अगले प्रश्न है, कर्मयोग का सिद्धांत कर्तव्य, अहम, आसक्ति या फिर ये सभी क्या है? तो दोस्तों कर्मयोग के सिद्धांत में कर्तव्य, अहम और आसक्ति इन तीनों को शामिल किया गया है, इसलिए ऑप्शन द यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर सूत्र वाक्य किसका है? भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग या राजयोग का? तो कर्म योग का है, ऑप्शन ब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति के स्वरूप, कितने स्वरूप है भक्ति के? 5, 8, 9 या फिर 12? तो भक्ति के दोस्तों यहां पर 9 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, मैं कौन हूं किससे संबंधित है? कर्म योग से, भक्ति योग, ज्ञान योग या हठ योग से? तो मैं कौन हूं का संबंध कर्म योग से है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की गणना का स्थान, भारतीय मानक समय की गणना जहां से की जाती है उस समय का, उस स्थान का नाम क्या है? मुंबई से, कलकत्ता, मिर्जापुर या फिर दिल्ली से? दोस्तों मिर्जापुर को याद रखिएगा आप लोग, यहीं से हमारे मानक समय की गणना की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? फर्स्ट, पहले, 8वें, 24वें या 32वें? तो याद रखिएगा 24वें तीर्थकर थे, यानी कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है 24वें तीर्थकर, यानी कुल 24 तीर्थकर रहे हैं। ऑप्शन सा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च राजनीतिक महापुरुष कौन है? सर्वोच्च राजनीतिक महापुरुष सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? महात्मा गांधी को माना जाएगा यहां पर सर्वोच्च राजनीतिक पुरुष के रूप में। अगला प्रश्न है यहां पर, विश्व धर्म सभा शिकागो अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने क्या संबोधन दिया था? तो जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, वहां पर विवेकानंद जी ने संबोधन दिया था, भद्र महानुभावों के नाम से शुरू किया था अपना संबोधन या मेरे भाई और बहनों के नाम से? एग्जैक्टली धर्म महासभा में, शिकागो की धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने मेरे प्रिय भाई और बहनों के नाम से संबोधन को स्टार्ट किया था, इसलिए ऑप्शन बा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम 2 प्रश्न और डिस्कस कर लेते हैं। मातृभाषा का अर्थ क्या होता है? हिंदी भाषा। शिशु जो जन्म से सीख जाता है, जी हाँ, मातृभाषा का मतलब वही होता है कि एक बच्चा जो जन्म से सीखता है वही उसकी मातृभाषा होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट के सर्वोच्च महापुरुष सुनील गावस्कर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर? यहां पर में कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकती है दोस्तों। यहां पर आ और दा दो में से जो भी ऑप्शन आपको एग्जाम में दिखे टिक मार दीजिएगा, सुनील गावस्कर या फिर सचिन तेंदुलकर में से किसी एक को। क्लियर है? इसलिए यहां पर मैं विशेष रूप से ऑप्शन आ को रख रहा हूं, सुनील गावस्कर को। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न आपके रेडी होते हैं। सेशन को फटाफट लाइक भी कर दीजिए और जाइए एग्जाम सेंटर में, आपका टाइम हो चुका है विक्रम यूनिवर्सिटी वाले। और जिनका एग्जाम अभी नहीं आया है थोड़ा सा आराम से इंतजार करें और इस वीडियो को 3 से 4 बार प्ले करके देखें, जिससे आपका सारे 50 के 50 क्वेश्चन पूरी तरह कंटेस्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला कौन सा सेशन आप देखना चाहते हैं। वैसे तो देखिए यार, कुछ यूनिवर्सिटी जैसे विक्रम यूनिवर्सिटी का आज लास्ट पेपर है फाउंडेशन का, तो उनका तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जिनके अभी टाइम है, जिनका भी टाइम नहीं कंप्लीट हुआ है, जिनको अभी थर्ड ईयर का फाउंडेशन का सब्जेक्ट का अभी जो है पेपर देना है, वो थोड़े अवेयर हो जाइए। इस बार काफी टफ पेपर जा रहे हैं फाउंडेशन कोर्स के, है ना। तो टफ पेपरों के लिए टफ नोट्स भी बनकर रेडी हो चुकी है लोलाई क्लासेस प्लेटफॉर्म की। आप चाहें तो चारों नोट्स फाउंडेशन की आप ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास और डिजिटल जागरूकता। दोस्तों 399 इसका सब्सक्रिप्शन प्राइस रखा गया था, लेकिन 50% से भी ज्यादा के डिस्काउंट के साथ में 149 का डिस्काउंट करके 149 रुपए कर दिया गया है सब्सक्रिप्शन प्लान। आप चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकर के अपने फाउंडेशन की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इससे बाहर एग्जाम में चाहे वो कितना भी टफ पेपर डिजाइन कर दे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर अगर डालेंगे तो आपको सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। क्लियर है? मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगला कौन सा पेपर आप जो है मॉडल पेपर के रूप में देखना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं उसी पर आपको जो है मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।